अंतिम संस्कार की सर्द और भीड़ भरी उदासी के बीच सादे काले कपड़ों में एक दुबली पतली सिलुएट अचानक प्रकट हुई, जिसके साथ दो मासूम चेहरे वाले बच्चे थे, जो हूबहू उस व्यक्ति की तरह दिखते थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस परिवार का दुखी बेटा रोहन स्तब्ध रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आन्या, उसकी पूर्व पत्नी, जिसे उसने सालों पहले छोड़ दिया था, वापस आ गई थी और उसके साथ दो बच्चे थे। यह कोई सपना नहीं था, यह एक क्रूर सच्चाई थी जो उसके पिता के अंतिम संस्कार के बीच सामने आ रही थी। जुलाई की बारिश जैसे आसमान से पानी उड़ेल रही थी, बड़ी खिड़की को पूरी तरह से ढक रही थी और शहर के बीचों बीच स्थित आलीशान अपार्टमेंट में ठंडी हवा के झोंके भेज रही थी। बाहर ऊंची इमारतों की रोशनी बारिश के पर्दे में धुंधली हो रही थी, ठीक आन्या की उस समय की जिंदगी की तरह जो धुंधली और अस्त व्यस्त थी। आन्या 28 साल की एक प्रतिभाशाली इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर ठंडे संगमरमर के फर्श पर धीरे धीरे चल रही थी। उसने अपना फोन कसकर पकड़ रखा था। उसका दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। कुछ मिनट पहले ही चौंकाने वाले संदेशों और तस्वीरों ने उस पर हमला किया था, जिससे उसका हर विश्वास और शांति छिन गई थी। उसके गर्भ में दो नन्ही जाने, उसके जुड़वां बच्चे जो 7वें महीने में प्रवेश कर चुके थे, जैसे अपनी मां के दर्द को महसूस कर रहे थे और धीरे धीरे हिल रहे थे, जिससे उसका दिल और भी ज्यादा दुखने लगा। उसके कदम भारी थे। आन्या की हर धड़कन उसके सीने में बजते ढोल की तरह गूंज रही थी। उसने अपने गोल पेट पर हाथ रखा, शांत होने के लिए गहरी सांस लेने की कोशिश की। जब मुख्य बेडरूम का दरवाजा थोड़ा खुला, तो जो नजारा उसकी आंखों के सामने आया, उसने आन्या को जैसे पत्थर बना दिया। रोहन, वह पति जिसे वह बहुत प्यार करती थी और जिस पर भरोसा करती थी, वह आदमी जिसे उसने सोचा था कि वह उसकी जिंदगी का शांतिपूर्ण किनारा होगा, एक दूसरी औरत के साथ अंतरंग था। एक अजनबी औरत जिसके सुनहरे घुंघराले बाल थे, जो एक पतली रेशम की नाइटी पहने हुए रोहन की बाहों में लिपटी हुई थी, ठीक उनके शादी के बिस्तर पर। जैसे ही रोहन ने आन्या को दरवाजे पर खड़ा देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उसने जल्दी से उस औरत को दूर धकेल दिया और हकलाया, आन्या, तुम कब आईं? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी आवाज कांप रही थी और बाहर हो रही मूसलाधार बारिश की आवाज में मिल रही थी। अजनबी औरत ने जल्दी से चादर से खुद को ढक लिया, शर्मिंदगी से आन्या की ओर देखा और फिर जल्दी से बाथरूम में चली गई। आन्या रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, बस वहां मूर्तिवत खड़ी रही। उसकी आंखें जैसे रोहन की आत्मा में छेद कर रही थीं, जिससे वह कांप गया। तुम इस दृश्य के बारे में क्या समझाना चाहते हो? रोहन, उसकी आवाज थोड़ी कांपी, लेकिन हर शब्द तेज चाकू की तरह चुभ रहा था। रोहन जल्दी से उसकी ओर बढ़ा, उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन आन्या पीछे हट गई। आन्या, मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो। मैं काम के दबाव से बहुत थक गया था और तुम हमेशा अस्पताल में व्यस्त रहती हो। तुमने कभी परवाह नहीं की कि मैं क्या सोचता हूं। उसने दोष देना शुरू कर दिया। उसकी आंखें आन्या की नजरों से बच रही थीं। ठीक उसी समय लिविंग रूम का दरवाजा खुला। श्रीमती लक्ष्मी, रोहन की मां और आन्या की सास, प्रकट हुईं। उन्होंने अपनी बाहें बांध रखी थीं। उनकी तीखी नजरें आन्या पर पड़ीं और फिर हक्के बक्के खड़े रोहन पर आकर रुक गईं। उन्होंने अधिकारपूर्ण ढंग से अपना गला साफ किया। यहां इतना शोर क्यों हो रहा है? आन्या, तुमने फिर से क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया? मान, रोहन हिचकिचाया।
श्रीमती लक्ष्मी ने अपने बेटे पर ध्यान नहीं दिया। उनकी आंखें आन्या के उभरे हुए पेट पर और फिर उसके पीले चेहरे पर टिक गईं। तुम यहां क्या करने की कोशिश कर रही हो? आन्या, क्या तुम इस पेट का इस्तेमाल रोहन को बांधने के लिए कर रही हो? उसकी भावनाएं तुम्हारे लिए खत्म हो चुकी हैं। अब तुम और क्या नाटक करने वाली हो? इस परिवार की इज्जत रखो। तुम एक डॉक्टर हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि सब कुछ शांति से कैसे संभालना है। श्रीमती लक्ष्मी के हर शब्द आन्या के घावों पर नमक छिड़क रहे थे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर इस मामले से रोहन के करियर पर कोई असर पड़ा तो यह ठीक नहीं होगा। आन्या को लगा जैसे उसका दिल टूटकर बिखर गया है। कोई बचाव का शब्द नहीं, कोई सहानुभूति नहीं। जिस सास ने कभी उसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करने की बात कही थी, वह अब इतनी ठंडी और क्रूर थी। आन्या के आंसू बस बहने लगे। बारिश की ठंडी बूंदों के साथ मिलकर उसके कंधे भिगो रहे थे। उसने रोहन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक सहारे की, एक न्यायपूर्ण शब्द की गुहार थी, लेकिन वह बस सिर झुकाए खड़ा रहा। उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसकी चुप्पी हजारों अपमानजनक शब्दों से ज्यादा दर्दनाक थी। मुझे किसी को बांधने की जरूरत नहीं है। आन्या का गला भर आया। उसकी आवाज रूखी हो गई। यह गर्भ मेरे बच्चे हैं, मेरा खून है। आप उनका अपमान न करें। श्रीमती लक्ष्मी हंसी। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले 2 बच्चों को पाल सकती हो। जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो भीख मांगने यहीं वापस आओगी। बेहतर है कि तुम तुरंत रोहन की जिंदगी से गायब हो जाओ। उसके भविष्य में बाधा मत बनो। आन्या अब और सहन नहीं कर सकती थी। वह जानती थी कि सब कुछ खत्म हो गया है। विश्वासघात, धोखा और उन लोगों का असंवेदनशील रवैया, जिन्हें वह कभी अपना परिवार कहती थी, ने उसे सीमा के अंत तक धकेल दिया था। उसे अपने ससुर श्री प्रकाश की याद आई, जो इस दुर्भाग्यपूर्ण क्षण में मौजूद नहीं थे। वह एक लंबी व्यापारिक यात्रा पर थे। शायद अगर वह यहां होते तो चीजें अलग होतीं, या शायद नहीं। आन्या ने धीरे धीरे अपनी उंगली से शादी की अंगूठी उतारी, उसे कांच की मेज पर रख दिया। मैं अब रोहन की जिंदगी में बोझ नहीं बनूंगी। मैं तलाक स्वीकार करती हूं। उसका हर शब्द हवा में चाकू की तरह चुभ रहा था। रोहन खड़ा हो गया। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। आन्या, तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती। इसके विपरीत श्रीमती लक्ष्मी की आंखों में विजय की चमक थी। उन्होंने ठंड से कहा, ठीक है, ऐसा ही करो। आन्या ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने पेट को कसकर पकड़ लिया। हर भारी कदम के साथ अपना पुराना सूटकेस खींचते हुए, वही सूटकेस जो वह दुल्हन बनकर इस घर में आते समय लाई थी, घर से निकल गई। दिल्ली के आसमान पर गरजते बादलों और खिड़की के दरारों से आती हवा की सीटी की आवाज एक दुखद संगीत की तरह लग रही थी, जो एक टूटी हुई शादी को विदाई दे रही थी। उसकी छाया धीरे धीरे घनी काली बारिश में विलीन हो गई। पीछे वह सब कुछ छोड़ गई जो कभी उसका परिवार, उसकी खुशी, उसका शाश्वत घर था। अब केवल खालीपन और एक अनिश्चित भविष्य बचा था। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक असाधारण दृढ़ता की चमक थी। आन्या अपना घिसा पिटा सूटकेस खींच रही थी। उसके पैर गर्भावस्था के कारण सूज गए थे। वह ठंडी बारिश में बिना किसी मंजिल के चल रही थी। अंधेरी रात के बीच कोई रिश्तेदार नहीं, कोई सहारा नहीं। उसने सभी संपर्क तोड़ दिए थे। वह अपने माता पिता के घर भी नहीं गई, क्योंकि वह उन्हें और चिंता नहीं देना चाहती थी या उन्हें रोहन के परिवार के दबाव का सामना नहीं करने देना चाहती थी। आन्या के मन में बस एक धुंधला सा नाम था, चाचाजी, जो एक छोटे से शहर में रहते थे। यह अंधेरी रात में उम्मीद की आखिरी किरण थी। एक टैक्सी उसे बस स्टेशन ले गई।
पुराने प्रतीक्षालय से आती पीली रोशनी में ठंडी पत्थर की बेंच पर बैठी आन्या का भीगा हुआ शरीर और भी सिकुड़ा हुआ लग रहा था। समय जैसे थम सा गया था। अचानक पेट में एक तेज दर्द उठा, हर संकुचन के साथ, जिसने आन्या के विचारों की श्रृंखला को तोड़ दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कसकर बेंच का किनारा पकड़ लिया। नहीं, अभी नहीं, वह फुसफुसाई। ठंड के बावजूद पसीने से तर बतर हो गई। दर्द कम नहीं हुआ, बल्कि और तेज और अचानक बढ़ता गया। आन्या जानती थी कि उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो रही है, भले ही गर्भ सिर्फ 7वें महीने का था। जुड़वां बच्चों का समय से पहले जन्म खतरनाक था। घबराहट में उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके कांपते पैरों में कोई ताकत नहीं थी। उसका सामान बिखर गया। पास में चाय बेचने वाली एक बूढ़ी अम्मा ने आन्या को मुश्किल में देखा और जल्दी से दौड़कर आईं। उनके बाल सफेद थे, चेहरा दयालु था। उन्होंने चिंता से पूछा, अरे बेटी, तुम्हें क्या हुआ? क्या बच्चा होने वाला है? तुम अकेली क्यों हो? बूढ़ी अम्मा ने जल्दी से आन्या को बैठने में मदद की। कांपते हाथों से बाम की एक शीशी निकाली और उसके माथे पर लगाई। आन्या ने एक कमजोर मुस्कान देने की कोशिश की। धीमी आवाज में कहा, आंटी जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, शायद प्रसव पीड़ा है। ठीक उसी समय एक पुराना ऑटो रिक्शा बस स्टेशन में आया। एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा। उसका शरीर गठीला था, चेहरा कठोर था, लेकिन आंखें बहुत कोमल थीं। क्या हुआ अम्मा? इस बच्ची को क्या हुआ? उस आदमी ने बूढ़ी अम्मा से पूछा। अरे रामू, अच्छा हुआ तुम आ गए। यह बच्ची जन्म देने वाली है। इसे जल्दी से अस्पताल ले जाओ। जल्दी करो, वरना मां और बच्चे दोनों के लिए खतरा है। बूढ़ी अम्मा ने जल्दी से कहा। रामू ने एक पल भी नहीं झिझका। उसने जल्दी से आन्या को ऑटो में चढ़ने में मदद की। उसे सावधानी से एक तरफ लिटाया ताकि उसके पेट पर असर न पड़े। जिला अस्पताल कस्बे के आखिर में है। बहन जी, थोड़ा हिम्मत रखना, उसने शांत और आश्वस्त करने वाली आवाज में कहा। ऑटो रात के अंधेरे में निकल पड़ा। बारिश के कारण फिसलन भरी सड़कों को पार करते हुए हवा उसके कानों में सीटी बजा रही थी, लेकिन आन्या को अजनबियों की दया से थोड़ी गर्मी महसूस हुई। जिला अस्पताल पहुंचने पर आन्या को सीधे आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया। डॉक्टरों और नर्सों ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को पहचान लिया। जुड़वां बच्चों का समय से पहले जन्म जटिलताओं के संकेत थे। तत्काल सर्जरी की आवश्यकता थी। एक महिला डॉक्टर की आवाज अर्जेंसी से भरी हुई थी। आन्या बिस्तर पर लेटी थी, पसीने से लथपथ, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुली थीं, सुनने की कोशिश कर रही थीं। परिवार वाले कहाँ हैं? एक नर्स ने पूछा। आन्या ने अपने होंठ कसकर काट लिए। अत्यधिक अकेलेपन ने उसे घेर लिया। मेरा यहां कोई नहीं है, उसने स्पष्ट रूप से कहने की कोशिश की। उसकी आवाज रूखी थी। कृपया मेरे बच्चों को बचा लीजिए। उसने अकेले ही सर्जरी के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। हर अक्षर आंसुओं में धुंधला हो रहा था, लेकिन उसका हाथ स्थिर था। उसे एक डॉक्टर के रूप में अपनी सहज प्रवृत्ति पर और उससे भी ज्यादा अपने शरीर के अंदर पल रहे पवित्र मातृत्व पर विश्वास था। शारीरिक दर्द का एहसास अब अपने बच्चों के जीवन की नाजुक उम्मीद के सामने महत्वहीन लग रहा था। उसने फुसफुसाया, बच्चों, मां यहां है। मां तुम्हारी रक्षा करेगी। ऑपरेशन थिएटर की रोशनी एक उम्मीद की किरण की तरह चमकदार थी। आन्या ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। अपनी किस्मत डॉक्टरों पर छोड़ दी। कीटाणुनाशक की तेज गंध, चिकित्सा उपकरणों की खनक। आन्या को लगा जैसे वह शून्य में डूब रही है।
लेकिन एक बच्चे के रोने की आवाज ने उसे एक अदृश्य धागे की तरह वापस खींच लिया। पहली रोने की आवाज गूंजी, कमजोर लेकिन स्पष्ट, सभी ध्वनियों को चीरती हुई। एक लड़का है। डॉक्टर की आवाज गूंजी और उसके तुरंत बाद एक और रोने की आवाज, थोड़ी धीमी। एक लड़की है। उसने अपनी भारी पलकें खोलने की कोशिश की। भले ही उसे धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन वह जानती थी कि उसके दो नन्हे फरिश्ते दुनिया में आ चुके हैं। सुबह की कमजोर रोशनी छोटी खिड़की से छनकर आ रही थी। आन्या रिकवरी रूम में धीरे धीरे जागी। सर्जरी के बाद उसका शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उसका मन एक अजीब खुशी से भर गया था। अपने पास इनक्यूबेटर में शांति से लेटे हुए दो नन्हे फरिश्तों को देखना एक चमत्कार था। एक लड़का, एक लड़की, दो छोटी, कमजोर जाने, लेकिन अब वे ही उसकी पूरी दुनिया थे। आरव और अनिका। उसने फुसफुसाते हुए अपने बच्चों का नाम रखा, जिसमें ढेर सारा प्यार और एक शांतिपूर्ण जीवन की उम्मीद थी। उसके होठों पर एक फीकी मुस्कान खिली, जो उसके गालों पर लुढ़कते आंसुओं के साथ मिल गई। अस्पताल में कुछ दिन रहने के बाद आन्या का स्वास्थ्य धीरे धीरे स्थिर हो गया। उसे बिना किसी रिश्तेदार के छुट्टी दे दी गई। उसके साथ केवल उसका पुराना सूटकेस और हाथों में दो छोटे बच्चे थे। पैसे खत्म हो रहे थे। वह जानती थी कि उसे जल्द ही कोई ठिकाना खोजना होगा। हालांकि उसने अपने चाचा के पास जाने का इरादा किया था, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में आन्या ने पहले खुद ही सब कुछ संभालने का फैसला किया। वह छोटी गलियों से गुजरी, कस्बे के बाहरी इलाके में एक सस्ते किराए के कमरे की तलाश में। आखिरकार वह एक पुराने मकान के सामने रुकी, जिसकी दीवारों का प्लास्टर उखड़ रहा था, जो एक पुराने पेड़ की छाया में छिपा हुआ था। एकमात्र खाली कमरा केवल 15 वर्ग मीटर का था, सीलन भरा, और उसमें एक अजीब सी गंध थी। अंदर केवल एक पुराना लोहे का बिस्तर, एक छोटी मेज और एक लटका हुआ बल्ब था। उसने थोड़ी निराशा के साथ कमरे का जायजा लिया, लेकिन सबसे बढ़कर वह आभारी थी कि आखिरकार तीनों माँ बच्चों के लिए सिर छिपाने की एक जगह मिल गई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत इसे किराए पर लेने का फैसला किया। मकान मालकिन एक दुबली पतली अधेड़ उम्र की महिला थी, जिसका नाम राधा जी था। उसके बालों में सफेदी आ गई थी। चेहरा कठोर था, लेकिन आंखें बहुत कोमल थीं। राधा जी ने आन्या को देखा और फिर पालने में सो रहे दो नवजात शिशुओं को देखा। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। इतनी छोटी उम्र में दो बच्चों के साथ अकेली, तुम बहुत कमजोर लग रही हो। आन्या ने मुस्कुराने की कोशिश की, हालांकि उसके होंठ सूखे और फटे हुए थे। जी, मेरा अभी अभी प्रसव हुआ है। मैं यहां अकेली हूं। राधा जी ने और कुछ नहीं पूछा, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी बहुत कुछ था। उन्होंने आन्या को चाबी दी। उनकी आवाज में थोड़ी सहानुभूति थी। ठीक है, हिम्मत रखना बेटी। कोई मुश्किल हो तो मुझे बताना। आन्या ने चाबी ले ली। उसके दिल में एक अजीब सी गर्मजोशी महसूस हुई। इस तूफानी जिंदगी के बीच अभी भी दयालु हृदय मौजूद थे। अगले कुछ दिन आन्या के लिए कठोर वास्तविकता का सामना करने वाले थे। वह कभी एक बड़े अस्पताल में एक प्रतिभाशाली डॉक्टर थी, जिसका बहुत सम्मान था, जो शहर के बीचों बीच एक आलीशान घर में रहती थी। अब उसे एक कठिन जीवन का सामना करना पड़ रहा था। बिना नौकरी, बिना पैसे और दो समय से पहले जन्मे बच्चों के साथ जिन्हें विशेष देखभाल की जरूरत थी। हर भोजन के लिए उसे हर पैसे का हिसाब लगाना पड़ता था। आरव के रोने की आवाज गूंजी। उसके बाद अनिका की हल्की सी आवाज। आन्या ने जल्दी से अपने बेटे को गोद में उठाया, धीरे से उसे चुप कराया।
उसके पास ब्रेस्ट पंप नहीं था। उसे अपने बच्चों को खिलाने के लिए अपने हाथों से कीमती दूध की हर बूंद निकालनी पड़ती थी। समय से पहले जन्म लेने के कारण दोनों बच्चे सामान्य बच्चों से ज्यादा कमजोर थे। वे ज्यादा रोते थे। उन्हें ज्यादा सावधानीपूर्वक देखभाल की जरूरत थी। कभी कभी वह इतनी थक जाती थी कि बेहोश होने लगती थी। लेकिन जैसे ही वह अपने बच्चों की हल्की सी हलचल सुनती या उनकी मासूम आंखें देखती, उसकी सारी थकान गायब हो जाती थी। वह जानती थी कि उसे कमजोर पड़ने की इजाजत नहीं है। कस्बे के बाहरी इलाके में छोटे, सीलन भरे किराए के कमरे में आन्या की जिंदगी अब उसके दो नन्हे फरिश्तों, आरव और अनिका के इर्द गिर्द घूमती थी। एक प्रशिक्षित डॉक्टर से, जो हर दिन जटिल मामलों से निपटती थी। आन्या को अब एक अकेली मां के जीवन की आदत डालनी पड़ रही थी, जो अपने बच्चों की देखभाल के लिए हर दिन संघर्ष कर रही थी। दिन में वह दोनों बच्चों को राधा जी के पास छोड़ देती थी और खुद हर तरह के काम करने के लिए दौड़ती रहती थी। वह पास की एक छोटी सी किराने की दुकान पर मदद करती, घरों में सफाई का काम करती या कोई भी ऐसा काम करती जिससे कुछ पैसे कमाए जा सकें। रात में जब बच्चे सो जाते, तो आन्या अपनी पुरानी टेबल लैंप जलाकर बैठ जाती और ऑनलाइन स्वास्थ्य वेबसाइटों के लिए लेख लिखती थी। हर कमाया हुआ पैसा, चाहे कितना भी कम हो, वह आरव और अनिका के दूध, डायपर और दवाओं के लिए सावधानी से बचाकर रखती थी, क्योंकि समय से पहले जन्मे बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती थी। लंबी रातों में वह छोटा सा कमरा कभी शांत नहीं रहता था। आरव और अनिका अक्सर बीमार पड़ जाते थे। एक रात अनिका को तेज बुखार था। उसकी सांसें घरघरा रही थीं, चेहरा लाल हो गया था। फिर आरव भी रोने लगा। उसकी रोने की आवाज कमजोर लेकिन लगातार थी। वह अकेले ही अनिका को गोद में लिए हुए आरव को चुप करा रही थी। गर्म पानी की पट्टी से अपने बच्चों का शरीर पोंछ रही थी। बुखार में तड़पते हुए दो नन्ही जानों को देखकर उसका दिल जैसे टुकड़ों में बौंट गया। मेरे बच्चों, हिम्मत रखो, मां यही है, वह चिंता से भरी रूखी आवाज में फुसफुसाई। अंधेरी रात में आन्या को अकेले ही अपने दोनों बच्चों को लेकर जिला अस्पताल भागना पड़ा। उसने हड़बड़ी में नर्स को स्थिति बताई और फिर अपने बच्चों को लेकर आपातकालीन कक्ष में भागी। वह, एक प्रतिभाशाली डॉक्टर, अब अपने बच्चों की बीमारी के सामने एक घबराई हुई मां थी। बच्ची को बहुत तेज बुखार है डॉक्टर साहब, आरव भी बहुत रो रहा है, उसने कांपती आवाज में कहा। आंसू पसीने के साथ मिल रहे थे। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने जल्दी से जांच की और दवा लिख दी। आन्या अस्पताल के ठंडे गलियारे के फर्श पर बैठ गई, अपने दोनों बच्चों को कसकर गले लगा लिया। वह प्रतिभाशाली डॉक्टर, जिसके मुलायम हाथ कभी ऑपरेशन थिएटर या क्लिनिक में तेजी से चलते थे, अब नींद की कमी के कारण गहरी आंखों वाली एक अकेली मां बन गई थी। उसके हाथ दिन रात दो बच्चों को संभालने और हाथ से ढेर सारे कपड़े धोने के कारण खुरदुरे और कठोर हो गए थे। वह अक्सर पड़ोसियों की कानाफूसी और गपशप सुनती थी। उस लड़की का पति नहीं है और दो बच्चे हैं, बेचारी, शायद उसे छोड़ दिया गया है। ये शब्द कभी कभी उसके दिल को चुभते थे, लेकिन आन्या ने सब कुछ अनसुना कर दिया। उसके पास इन बातों पर ध्यान देने का समय नहीं था। उसका एकमात्र लक्ष्य अपनी पूरी ताकत से अपने दोनों बच्चों की देखभाल और सुरक्षा करना था। लगभग 1 साल तक जीवन यापन के संघर्ष और लंबी जागती रातों के बाद आन्या को लगा कि अब उसे अपने पेशेवर काम पर लौटने का समय आ गया है। आरव और अनिका अब ज्यादा मजबूत हो गए थे, कम बीमार पड़ते थे और उनकी मासूम मुस्कान ही
उसके लिए एक स्थिर भविष्य की तलाश करने की सबसे बड़ी प्रेरणा थी। सौभाग्य से जिला अस्पताल में, जहां उसने अपने बच्चों को जन्म दिया था, निदेशक डॉ गुप्ता, जो बड़े अस्पताल में उसकी प्रतिष्ठा के बारे में जानते थे, ने उसे एक अवसर दिया। डॉ गुप्ता आन्या की क्षमताओं को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए जब उसने काम पर लौटने की इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। उसे एक रेजिडेंट डॉक्टर का पद मिला, जो उसके ड्राइने के अनुरूप था, लेकिन वेतन ज्यादा नहीं था। हालांकि आन्या के लिए इस समय क्लिनिक में वापस आना, दिल की धड़कनें सुनना और मरीजों की आवाजें सुनना ही एक अनमोल बात थी। आन्या, तुम चिंता मत करो, दोनों बच्चों की देखभाल राधा जी कर लेंगी। उन्हें बच्चों की देखभाल का बहुत अनुभव है। डॉ गुप्ता ने नियुक्ति के दिन गर्मजोशी से कहा। धन्यवाद डॉ गुप्ता, आपकी और राधा जी की मदद से ही मैं काम पर जा सकती हूं। आन्या ने कृतज्ञता से भरकर उत्तर दिया। राधा जी, दयालु मकान मालकिन, भी आन्या के काम के दौरान आरव और अनिका की देखभाल करने के लिए सहर्ष तैयार हो गईं। एक समर्पित दादी या नानी की तरह आन्या का जीवन धीरे धीरे एक नई पटरी पर आने लगा। दिन में वह सफेद कोट पहनती, मरीजों की बातें सुनती, अपना पूरा दिल काम में लगा देती। रात में वह अपने छोटे से कमरे में लौट आती, एक कोमल मां बनकर अपना पूरा समय अपने बच्चों को देती। हालांकि जिला अस्पताल में काम बड़े शहर की तरह व्यस्त नहीं था, लेकिन यह उसे थकाने के लिए काफी था। एक सप्ताहांत की दोपहर आन्या अपने कमरे की सफाई कर रही थी। उसने अपना पुराना सूटकेस निकाला, जो उसके पुराने घर से बची एकमात्र चीज थी, ताकि सामान को फिर से व्यवस्थित कर सके। सूटकेस के अंदर कुछ पुराने कपड़ों के अलावा कुछ गिनी चुनी यादों वाला एक छोटा सा बक्सा था। बक्से के ठीक नीचे एक पीला, पुराना हाथ से लिखा पत्र चुपचाप पड़ा था। आन्या उसे देखकर चौंक गई। यह श्री प्रकाश, रोहन के पिता, आन्या के पूर्व ससुर का पत्र था। उन्होंने यह पत्र कई साल पहले लिखा था, तलाक की त्रासदी से पहले। पत्र अभी भी बरकरार था, कभी भेजा नहीं गया था। आन्या ने धीरे धीरे पत्र खोला। साफ सुथरी, सावधानी से लिखी गई लिखावट की पंक्तियां सामने आईं। आन्या, मेरी बेटी, मैं यह पत्र तुम्हें धन्यवाद देने के लिए लिख रहा हूं। तुम एक अच्छी, दयालु और प्रतिभाशाली लड़की हो। जब से तुम इस घर में बहू बनकर आई हो, यह घर ज्यादा गर्मजोश और जीवंत हो गया है। मुझे पता है कि रोहन कभी कभी बचकाना और अविवेकी होता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम उसके लिए एक मजबूत सहारा बनोगी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं और मुझे विश्वास है कि तुम एक अच्छी पत्नी और एक देखभाल करने वाली मां बनोगी। मैं चाहता हूं कि तुम और रोहन हमेशा एक साथ खुश रहो, एक सच्चा और पूरा घर बनाओ। मेरे और तुम्हारी सास के प्यार पर हमेशा विश्वास रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। यह परिवार हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। आन्या ने हर वाक्य, हर शब्द को बार बार पढ़ा। उसके मन में मिली जूली जटिल भावनाएं उमड़ पड़ीं, जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल था। यह उस गर्मजोशी, उस स्नेह को याद करने की एक मीठी चुभन थी, जो श्री प्रकाश ने कभी उसके लिए दिखाई थी। उसे उनकी सच्ची सलाह, उनकी खामोश देखभाल के इशारे याद आए, जो उसे कभी उनसे मिले थे। आन्या की यादों में श्री प्रकाश हमेशा एक सम्माननीय व्यक्ति थे, लेकिन फिर वह गर्मजोशी जल्दी ही गायब हो गई। उसकी जगह जो कुछ खो गया था, उसके लिए एक अंतहीन अफसोस ने ले ली। एक परिवार, एक शादी जिसमें उसने अपना पूरा विश्वास रखा था,
अब केवल खंडहर और थोड़ी सी नाराजगी, थोड़ी सी कड़वाहट उसके दिल में घुस गई थी। प्रकाश जी, काश उस रात आप घर पर होते। काश आप तब मौजूद होते जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। पत्र ने उसके दिल में उन घावों को फिर से हरा कर दिया, जिन्हें वह हमेशा एक मजबूत बाहरी कवच के नीचे छिपाने की कोशिश करती रही थी। यह अतीत के एक दर्दनाक हिस्से की याद दिलाता था, जिसका उसने कभी वास्तव में सामना नहीं किया था। आन्या ने धीरे से पत्र को मोड़ा, उसे सूटकेस के सबसे गहरे कोने में रख दिया। न ही वह उसे फिर से पढ़ना चाहती थी। यह उसके दिल में एक अदृश्य गांठ की तरह था, जो श्री प्रकाश से संबंधित था, जिस व्यक्ति का वह बहुत सम्मान करती थी, लेकिन जो उसकी जिंदगी के उस निर्णायक क्षण में अनुपस्थित था। जिला अस्पताल में लगभग 4 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद आन्या ने अपनी क्षमता और समर्पण को साबित कर दिया था। उसने न केवल अपने पेशेवर काम को अच्छी तरह से पूरा किया, बल्कि सामुदायिक गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके परिणामस्वरूप उसे अस्पताल के प्रबंधन बोर्ड द्वारा एक बड़े शहर में एक विशेष चिकित्सा सेमिनार में भाग लेने के लिए भेजा गया, जहां वह कभी रहती थी और काम करती थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण बारिश की रात में जाने के पूरे 5 साल बाद यह पहली बार था जब आन्या इस जगह पर लौटी थी। मन ही मन आन्या को पुराने शहर में लौटने में हमेशा थोड़ी हिचकिचाहट होती थी। इस जगह में बहुत सारी दर्दनाक यादें, बिना भरे घाव थे, लेकिन काम के लिए, अपने ज्ञान का विस्तार करने के अवसर के लिए, उसने उन जटिल भावनाओं को एक तरफ रख दिया। राधा जी, मैं बस कुछ दिनों के लिए जा रही हूं। बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं, उसने विश्वास भरी आंखों से कहा। राधा जी ने सिर हिलाया। तुम चिंता मत करो, बच्चों को मुझ पर छोड़ दो। स्वस्थ होकर वापस आना। सेमिनार एक बड़े सम्मेलन केंद्र में हो रहा था, जहां आन्या ने अपनी जवानी और करियर के सबसे खूबसूरत साल बिताए थे। उस परिचित स्थान में कदम रखते हुए आन्या को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने जल्दी से एक डॉक्टर का पेशेवर रवैया अपना लिया। उसने ध्यान से सुना, नोट्स लिए और सक्रिय रूप से चर्चा में भाग लिया। ब्रेक के दौरान जब आन्या पानी के काउंटर पर अकेली खड़ी थी, पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। आन्या, क्या तुम आन्या हो? वह मुड़ी और उसकी आंखें एक परिचित चेहरे से मिलीं। प्रिया, बड़े अस्पताल में आन्या की सबसे अच्छी दोस्त और पूर्व सहकर्मी। प्रिया वैसी ही थी, युवा, ऊर्जावान, लेकिन अब उसमें एक विशेषज्ञ महिला डॉक्टर की परिपक्वता भी थी। प्रिया आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। उसने आन्या को कसकर गले लगा लिया। उसकी आवाज खुशी से भर गई। हे भगवान! आन्या, क्या यह सच में तुम हो? इतने सालों से कोई मुलाकात नहीं हुई। तुम कहाँ चली गई थी? मुझे लगा कि तुम विदेश चली गई हो। आन्या फीकी हंसी हंसी। मैं भारत में ही हूं। मैं जिला अस्पताल में काम कर रही हूं। प्रिया ने आन्या को ध्यान से देखा। हालांकि आन्या ने अपनी सुंदरता बनाए रखी थी, लेकिन उसकी आंखों में बहुत सारे अनकहे दुख थे। एक मजबूती के साथ थोड़ी उदासी जो पहले उसमें नहीं थी। जिला अस्पताल? क्यों? तुम्हारी क्षमता के साथ तुम्हें अब तक विभाग की प्रमुख होना चाहिए था। मैंने सोचा था कि तुम। उस घटना के बाद प्रिया अचानक रुक गई। उसे एहसास हुआ कि उसने गलत बात कह दी है। आन्या ने बस धीरे से सिर हिलाया। उसकी मुस्कान में अभी भी थोड़ी कड़वाहट थी। वह सब बीत चुका है। प्रिया आन्या को एक शांत कोने में ले गई। उसे एक गिलास संतरे का जूस दिया। आन्या, मुझे पता है कि तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन तुम अपनी प्रतिभा को इस तरह एक जगह पर दफन नहीं कर सकती। हमारे पुराने अस्पताल में लोग अभी भी तुम्हें याद करते हैं।
नए निदेशक डाओ शर्मा बहुत दूरदर्शी व्यक्ति हैं। वह प्रतिभाशाली डॉक्टरों की एक टीम बनाना चाहते हैं और मुझे लगता है कि तुम इसके लिए पूरी तरह से उपयुक्त हो। आन्या चुपचाप सुनती रही। तुम्हारा मतलब है कि मुझे बड़े अस्पताल में वापस काम करना चाहिए? हाँ, सोचो, अपनी विशेषज्ञता के साथ तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकती हो, ज्यादा मरीजों का इलाज कर सकती हो। इसके अलावा तुम्हारे बच्चे भी हैं, है ना? बेहतर स्थितियां उनके लिए भी अच्छी होंगी। प्रिया ने उत्साह से उसे मनाने की कोशिश की। अस्पताल में छोटे बच्चों वाले डॉक्टरों की मदद करने की भी नीति है। तुम चिंता मत करो। आन्या हिचकिचाई। वह जानती थी कि यहां लौटने का मतलब है कि उसे अतीत का, पुराने लोगों का, रोहन और उसके परिवार का सामना करना पड़ेगा। वह नहीं चाहती थी कि वे दर्दनाक यादें वापस आकर उस शांतिपूर्ण जीवन को प्रभावित करें जिसे वह अपने बच्चों के लिए बनाने की कोशिश कर रही थी। जब आन्या सोच रही थी, प्रिया ने अनजाने में रोहन का उल्लेख कर दिया। अरे हाँ, आन्या, तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद वह एक खोए हुए इंसान की तरह जी रहा है। इन 5 सालों में वह अविवाहित रहा है, बस अपने काम में डूबा रहता है। उसने कुछ बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं, एक प्रसिद्ध वास्तुकार बन गया है। मैंने सुना है कि तुम्हारे जाने के कुछ समय बाद उसे बहुत पछतावा हुआ, लेकिन तुम्हें खोजने की हिम्मत नहीं हुई। शायद उसे डर था कि तुम उससे बहुत नफरत करती हो। प्रिया के शब्द उसके दिल में गहरे घाव को धीरे से छूने वाले चाकू की तरह थे। आन्या ने अपने चेहरे पर शांति बनाए रखने की कोशिश की। उस बारे में बात मत करो, प्रिया। सब कुछ अतीत हो चुका है, उसने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी थकान थी। तुम्हारी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। जिला अस्पताल में भी काम स्थिर है। प्रिया ने चिंता से आन्या को देखा, लेकिन कुछ और नहीं कहा। वह समझ गई कि आन्या कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। जब सेमिनार समाप्त हुआ, तो आन्या अपने होटल के कमरे में लौट आई। वह खिड़की के पास खड़ी होकर परिचित शहर के दृश्य को देख रही थी। ऊंची इमारतें रोशनी से जगमगा रही थीं। कारों की भीड़ थी। यह जगह कभी उसका सपना थी। वह जगह जहां उसने सोचा था कि वह एक खुशहाल घर बनाएगी। अब सब कुछ वैसा ही था, केवल वह बहुत बदल गई थी। आन्या छोटे शहर लौट आई। प्रिया से अप्रत्याशित मुलाकात के बाद उसका मन बेचैन था। बड़े शहर लौटने का प्रस्ताव और रोहन के बारे में जानकारी उसके दिमाग में घूमती रही। हालांकि उसने चतुराई से मना कर दिया था, लेकिन आन्या जानती थी कि यह एक आसान फैसला नहीं था। उसने अगले कुछ दिन अपने दोनों बच्चों, आरव और अनिका को देखने में बिताए। बच्चे अब 5 साल के हो गए थे। अपने कमजोर समय से पहले जन्मे दिनों की तुलना में बहुत परिपक्व हो गए थे। वे अपने आसपास की दुनिया के बारे में उत्सुक होने लगे थे और उसे एहसास हुआ कि उन्हें इस छोटे से शहर की तुलना में एक बेहतर वातावरण, अधिक व्यापक विकास की स्थितियों की आवश्यकता है। माँ, मुझे बड़े थिएटर में कार्टून फिल्म देखनी है, आरव ने एक दोपहर जिद करते हुए कहा। और मुझे शहर की लाइब्रेरी में और किताबें चाहिए, अनिका ने अपनी चमकदार आंखों से कहा। अपने बच्चों की मासूम बातें सुनकर आन्या का दिल और भी भारी हो गया। वह जानती थी कि इस छोटे से शहर ने उसे शांति दी है, तूफान के बाद उसे खड़े होने में मदद की है, लेकिन यह बड़े शहर की बराबरी नहीं कर सकता था। एक रात वह बुरा सपना जिसे आन्या हमेशा डरती थी, सच हो गया। अनिका को अचानक तेज बुखार हो गया, तापमान बढ़ गया और फिर उसे दौरे पड़ने लगे। एक अनुभवी डॉक्टर होने के बावजूद आन्या अपने बच्चे को गंभीर संकट में तड़पते हुए देखकर घबराए बिना नहीं रह सकी। उसने जल्दी से अनिका को उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे,
तुरंत अपने ड्राइने ज्ञान के अनुसार उसका बुखार कम करने की कोशिश की। अनिका, बेटी, हिम्मत रखो, माँ यहाँ है, वह फुसफुसाई। उसका गला भर आया था, आंसू बह रहे थे। आन्या तुरंत अनिका को जिला अस्पताल ले गई। यद्यपि वहां के डॉक्टरों और नर्सों ने पूरी लगन से मदद की, लेकिन उस क्षण में उसे एक दर्दनाक सच्चाई का एहसास हुआ। चाहे वह कितनी भी कुशल क्यों न हो, जिला अस्पताल में भौतिक सुविधाएं और चिकित्सा उपकरण अभी भी सीमित थे। गंभीर मामले, जटिल जटिलताएं कभी कभी निचले स्तर की क्षमताओं से परे होती थीं। उसने खुद से पूछा, अगर किसी दिन बच्चों को कोई गंभीर बीमारी हो जाए जिसमें आधुनिक मशीनों, शीर्ष विशेषज्ञों के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, तो क्या जिला अस्पताल उसे पूरा कर पाएगा? इस चिंता ने उसके दिल को जकड़ लिया। अगली सुबह अनिका का बुखार उतर गया था। वह अपनी मां की गोद में शांति से सो रही थी। आन्या बिना पलक झपकाए उसके पास बैठी रही। उसने अनजाने में अपनी पुरानी नोटबुक खोली, जहां वह अक्सर याद रखने वाली बातें लिखती थी। पन्नों के बीच से एक पुरानी तस्वीर अचानक गिर गई। यह उसकी और रोहन की शादी की तस्वीर थी, जो एक आलीशान स्टूडियो में खींची गई थी। दोनों खुशी से मुस्कुरा रहे थे। ठीक उसी समय आरव, जो अभी अभी जागा था, नींद भरी आंखों को मलता हुआ मां के हाथ में तस्वीर देखी। लड़के ने उत्सुकता से तस्वीर की ओर इशारा किया। मां, तस्वीर में यह आदमी कौन है? उसके बेटे का सवाल आन्या के कानों में बिजली की तरह लगा। वह अवाक रह गई। उसका गला सूख गया। अब तक उसने हमेशा अपने बच्चों के साथ रोहन या अपने अतीत का उल्लेख करने से बचने की कोशिश की थी। वह उन्हें वयस्कों के दर्द और जटिलताओं से बचाना चाहती थी। लेकिन अब आरव बड़ा हो गया था। उसने समझना और सवाल पूछना शुरू कर दिया था। आन्या को एहसास हुआ कि अब उसे सच्चाई का सामना करना होगा। अब उसे अपने बच्चों को उनके पिता के बारे में बताना होगा, चाहे यह कितना भी मुश्किल क्यों न हो। अनिका की गंभीर बीमारी और आरव के मासूम सवाल ने आन्या को एक कठिन निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। वह समझ गई कि बड़े शहर में वापस जाना केवल उसके करियर, उसके अपने विकास के अवसर के लिए नहीं था, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह उसके बच्चों के भविष्य के लिए था। वहां बेहतर स्कूल थे, आधुनिक उपकरणों वाले अस्पताल थे, आरव और अनिका के लिए ज्यादा अवसर थे। बिना किसी और देरी के आन्या ने अपना फोन उठाया। कांपते हाथों से प्रिया का नंबर डायल किया। प्रिया, मैं हूं। मैंने ध्यान से सोच लिया है। मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करती हूं। उसकी आवाज दृढ़, थोड़ी थकी हुई लेकिन दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। एक नई शुरुआत, एक नया कदम। आन्या ने जिला अस्पताल में अपने काम को व्यवस्थित करने से लेकर अपना सामान पैक करने और आरव और अनिका को मानसिक रूप से तैयार करने तक सब कुछ तैयार करना शुरू कर दिया। वह अपने दो बच्चों और अपने दिल में बिना भरे घावों को लेकर एक अनिश्चित लेकिन उम्मीद से भरे भविष्य की ओर बढ़ गई। बड़ा शहर, जो कभी एक बुरा सपना था, दर्दनाक यादों को दफन करता था, अब आन्या का स्वागत करने के लिए अपनी बाहें फैला रहा था। एक सपने देखने वाली नई दुल्हन के रूप में नहीं, बल्कि दो नन्हे फरिश्तों के साथ एक मजबूत अकेली मां के रूप में, और सबसे बढ़कर आरव और अनिका के भविष्य के लिए। आन्या ने एक नई शुरुआत करने के लिए अपने डर, अपने घावों को निर्णायक रूप से एक तरफ रख दिया। प्रिया ने आन्या को एक छोटा, आरामदायक अपार्टमेंट खोजने में मदद की थी, जो उपनगरीय इलाके में था, लेकिन फिर भी अस्पताल और बच्चों के स्कूल के पास था। अपार्टमेंट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें पर्याप्त रोशनी और ताज़ी हवा थी, जो शहर के पुराने किराए के कमरे से बिल्कुल अलग था। देखो, क्या यह ठीक है?
आन्या, मुझे लगता है कि यह इलाका काफी शांत है और बच्चों के स्कूल के पास भी है। प्रिया ने चिंता भरी आंखों से कहा। यह बहुत अच्छा है प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आन्या ने कृतज्ञता से भरकर जवाब दिया। शहर में शुरुआती दिन सब कुछ अपरिचित और चुनौतियों से भरा था। आरव और अनिका हालांकि 5 साल के थे, फिर भी नए माहौल, नए दोस्तों और शिक्षकों के चेहरों से अपरिचित थे। जीवन अभी भी व्यस्त था, लेकिन कम से कम वह एक ऐसी जगह पर थी जहां ज्यादा अवसर थे। आन्या ने बड़े अस्पताल में काम करना शुरू कर दिया, जहां वह कभी एक होनहार रेजिडेंट डॉक्टर थी। कीटाणुनाशक की गंध, एम्बुलेंस की आवाज और मरीजों के परिचित चेहरे, सब कुछ एक स्मृति की धारा की तरह वापस आ गया। उसने जल्दी से अपनी लय पकड़ ली, एक प्रतिभाशाली डॉक्टर की क्षमता और व्यावसायिकता को साबित किया। उसकी लगन, गहरा ज्ञान और स्थितियों को जल्दी से संभालने की क्षमता ने सहकर्मियों और वरिष्ठों का विश्वास जीत लिया। अस्पताल के निदेशक डॉ. शर्मा ने भी आन्या की बहुत सराहना की। अक्सर उसे कठिन मामले सौंपते थे, हालांकि आन्या हमेशा लोगों से एक निश्चित दूरी बनाए रखती थी। वह केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करती थी, अनावश्यक मुलाकातों या निजी जीवन के बारे में गपशप से बचती थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई भी अतीत को कुरेदे या उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में जाने। एक दोपहर, जब आन्या दोपहर के भोजन के लिए अस्पताल की कैंटीन में गई, तो लोगों की कानाफूसी और बर्तनों की खनक की आवाज गूंज रही थी। आन्या खाना लेने के लिए लाइन में खड़ी थी कि एक परिचित सिलुएट उसकी आंखों के सामने से गुजरी। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वह श्रीमती लक्ष्मी थीं, उसकी पूर्व सास। श्रीमती लक्ष्मी कुछ अन्य महिलाओं के साथ थीं, शायद दोस्त या सहकर्मी। वह अभी भी वैसी ही थीं, सुरुचिपूर्ण, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी घमंड का भाव था। श्रीमती लक्ष्मी बात करने में व्यस्त थीं। तभी उनकी नजर गलती से आन्या पर पड़ी। तुरंत उनके होठों पर मुस्कान गायब हो गई। उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं और फिर जल्दी से परिचित ठंडक और तिरस्कार में बदल गईं। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस आन्या को चाकू जैसी नजरों से देखा और फिर अपनी दोस्तों के साथ मुड़ गईं, जैसे कि वह उसके साथ एक ही हवा में सांस नहीं लेना चाहती हों। आन्या वहीं खड़ी रह गई। उसने अपनी खाने की ट्रे कसकर पकड़ ली। उसने शांत रहने की कोशिश की, बाहर कोई भावना नहीं दिखाई, लेकिन उसके दिल की गहराई में एक चुभन महसूस हुई। वह नजर, वह तिरस्कारपूर्ण रवैया 5 साल पहले जैसा ही था, जैसे कुछ भी नहीं बदला हो। आन्या ने एक गहरी सांस ली, चुपचाप अपनी खाने की ट्रे लेकर बैठने के लिए एक शांत कोना ढूंढा। वह जानती थी कि इस शहर में लौटने का मतलब है कि उसे पुराने लोगों, अतीत का सामना करना पड़ेगा। यह तो बस शुरुआत थी। आन्या का नया जीवन तेज गति से चल रहा था। उसने एक डॉक्टर के व्यस्त काम और एक अकेली मां की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। सुबह सुबह वह अपने बच्चों को स्कूल ले जाती और फिर जल्दी से अस्पताल पहुंचती। शाम को वह अपने बच्चों को घर लाती, खाना बनाती और उन्हें पढ़ाई में मदद करती। थकान के बावजूद आरव और अनिका को नए माहौल में ढलते, दोस्त बनाते और दिन ब दिन होशियार और तेज होते देखकर उसे और प्रेरणा मिलती थी। वे उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थे। इस कांटों भरी यात्रा में उसके मार्गदर्शक थे। समय बीतता गया। बड़े शहर में आन्या का जीवन धीरे धीरे पटरी पर आ गया और अधिक स्थिर हो गया। अपनी उत्कृष्ट पेशेवर क्षमता और अथक समर्पण के साथ वह जल्द ही एक कुशल डॉक्टर बन गई, जिसका कई सहकर्मी सम्मान करते थे और मरीज उस पर भरोसा करते थे। अस्पताल में उसका क्लिनिक हमेशा भीड़ भरा रहता था
और आन्या की प्रतिष्ठा भी धीरे धीरे कई लोगों तक पहुंच गई। आरव और अनिका अपनी मां की असीम देखभाल और प्यार के तहत नए स्कूल और नए दोस्तों के भी पूरी तरह से आदी हो गए थे। वे स्वस्थ, होशियार बड़े हुए, हर दिन आन्या के लिए खुशी और जीने की प्रेरणा लाते थे। वह हमेशा अपना सारा खाली समय अपने बच्चों को देने की कोशिश करती थी, उन कमियों की भरपाई करने के लिए जो उन्होंने बचपन से सही थीं। एक देर शाम, जब आन्या एक लंबी ड्यूटी के बाद अपने छोटे से अपार्टमेंट में लौटी, तो उसका शरीर थकान से टूट रहा था। उसने अपना हैंडबैग नीचे रखा, एक गहरी सांस ली और गर्म चाय बनाने ही वाली थी कि फोन की घंटी बजने लगी। एक अनजान नंबर। आन्या थोड़ी हिचकिचाई और फिर फोन उठाने का फैसला किया। हेलो, कौन है? उसने पूछा। उसकी आवाज में अभी भी थोड़ी थकान थी। दूसरी तरफ से एक कांपती हुई, रूखी आवाज आई, जो बहुत परिचित लग रही थी, लेकिन वह तुरंत पहचान नहीं पाई। आन्या दीदी, मैं शांति हूं। मैं जो पहले रोहन भैया के घर काम करती थी। आन्या चौंक गई। शांति, वह नौकरानी जो रोहन के परिवार के साथ कई सालों से जुड़ी हुई थी। वह दयालु महिला जो हमेशा उसकी देखभाल अपनी बेटी की तरह करती थी। 5 साल हो गए थे जब से उसने उस तरफ के किसी से भी संपर्क नहीं किया था। शांति, तुम कैसी हो? तुमने मुझे इस समय क्यों फोन किया? आन्या ने पूछा। उसके दिल में एक अशुभ भावना पैदा हो गई। शांति की आवाज सिसकियों में डूब गई। आन्या दीदी, प्रकाश जी बहुत बीमार हैं। कुछ दिनों से वह बेहोश हैं। बस आपका और दोनों बच्चों का नाम पुकार रहे हैं। आरव, अनिका, वह बचने वाले नहीं हैं। यह खबर आन्या पर बिजली की तरह गिरी। वह वहीं खड़ी रह गई, फोन कसकर पकड़े हुए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। प्रकाश जी, उस दयालु, सौम्य ससुर की छवि उसके दिमाग में कौंध गई। तलाक के बावजूद, उस दुर्भाग्यपूर्ण रात में उनकी अनुपस्थिति के बावजूद, आन्या के मन में हमेशा उनके लिए एक निश्चित सम्मान था। उसे वह पुराना पीला पत्र याद आया, वे गर्म शब्द और विश्वास जो उन्होंने उस पर जताया था। उसे वे दुर्लभ गर्म यादें याद आईं जब वह स्वस्थ थे, हमेशा उसकी देखभाल अपनी सगी बेटी की तरह करते थे। श्रीमती लक्ष्मी की ठंडक के बिल्कुल विपरीत। उन्हें क्या बीमारी है? शांति, आन्या ने कांपती आवाज में पूछा। उसकी आंखें जल रही थीं। उन्हें स्ट्रोक आया है दीदी। डॉक्टर का कहना है कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जब से आप गई हैं, वह बहुत दुखी रहते थे। अब वह जाने से पहले एक आखिरी बार आपको और दोनों बच्चों को देखना चाहते हैं। शांति ने रोते हुए विनती की। आन्या दीदी, कृपया एक बार आ जाइए। वह आपसे मिलने के लिए बहुत तड़प रहे हैं। आन्या हैरान थी। उसके दिल में प्रकाश जी के बारे में, तलाक की रात उनकी अनुपस्थिति के बारे में जो गांठ थी, वह अब और भी कस गई। क्या उसे वापस जाना चाहिए? किस हैसियत से? एक छोड़ी हुई पूर्व पत्नी, 2 अस्वीकृत बच्चों के साथ एक अकेली मां। और क्या आरव और अनिका? क्या बच्चे एक ऐसे दादा को स्वीकार करेंगे जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा, वह भी ऐसी दुखद परिस्थिति में? क्या लक्ष्मी जी और रोहन जानते हैं कि तुमने मुझे फोन किया है? आन्या ने कांपती आवाज में पूछा। नहीं दीदी, लक्ष्मी जी और रोहन भैया नहीं जानते। मैंने आपको फोन किया है। लक्ष्मी जी अभी भी आपसे बहुत नाराज हैं। वह घर में किसी को भी आपका नाम लेने नहीं देती। रोहन भैया भी बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते। केवल वही थे जो आपसे और बच्चों से सच्चा प्यार करते थे। आन्या दीदी, कृपया आ जाइए। वह मरने वाले हैं।
यह उनकी आखिरी इच्छा है। शांति ने दयनीय आवाज में विनती की। आन्या एक अत्यधिक कठिन स्थिति में पड़ गई। अतीत के गहरे घाव, बिना भरे निशान और एक मरते हुए व्यक्ति के प्रति कर्तव्य जिसने कभी उसे सच्चा प्यार दिया था। एक तरफ नफरत, दूरी थी, दूसरी तरफ अंतरात्मा की, मानवता की पुकार थी। आन्या ने फोन रख दिया। उसका मन उलझा हुआ था। वह अपने बच्चों के बेडरूम में गई। आरव और अनिका गहरी नींद में सो रहे थे। उनके चेहरे शांत और बेफिक्र थे। आन्या के आंसू बह निकले। वह जानती थी कि उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, न केवल अपने लिए बल्कि आरव और अनिका के लिए भी। क्या उसे बच्चों को अपनी जड़ों के बारे में जानने का अवसर देना चाहिए, भले ही वह उनके दादा के अंतिम क्षणों में ही क्यों न हो। एक लंबी, बेचैन रात के बाद शांति के आंसू भरे फोन कॉल और प्रकाश जी की मरणासन्न छवि मन में घूमती रही। आन्या ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अगली सुबह आन्या ने आरव और अनिका को बिठाया और धीरे से समझाया, बच्चों, आज हम एक रिश्तेदार से मिलने जाएंगे जो बहुत बीमार हैं। वह तुम्हारे दादाजी हैं। उसने अपने बच्चों की मासूम आंखों में देखा और आगे कहा, वह तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम उन्हें देखने अस्पताल जाएंगे। आरव और अनिका हालांकि छोटे थे, लेकिन बहुत समझदार थे। उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। उन्होंने बस सिर हिलाया। उनके चेहरे पर एक ऐसे दादा के लिए थोड़ी चिंता और जिज्ञासा थी जिनसे वे कभी नहीं मिले थे। जी, माँ, दो मीठी आवाजें एक साथ आईं। आन्या अपने दो बच्चों के साथ टैक्सी से शहर के केंद्रीय अस्पताल गई, जहां प्रकाश जी भर्ती थे। गेट पर पहुंचते ही शांति पहले से ही इंतजार कर रही थी। उसका चेहरा चिंता और रात भर जागने के कारण पीला पड़ गया था। आंखें सूजी हुई थीं। शांति दौड़कर आन्या से गले मिली। उसका गला भर आया। आन्या दीदी, अच्छा हुआ तुम आ गईं। उनकी हालत बहुत खराब है। शांति आन्या और दोनों बच्चों को विशेष कमरे की ओर ले गई। आन्या का हर कदम भारी होता जा रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ प्रकाश जी के लिए चिंता के कारण और कुछ अतीत का सामना करने की मिली जुली भावनाओं के कारण कमरे में प्रवेश करते ही सामने का दृश्य आन्या के दिल को चुभ गया। प्रकाश जी वहां लेटे थे, सफेद बिस्तर पर, दुबले, पतले, पीले, उस स्वस्थ, गंभीर व्यक्ति की छवि से बिल्कुल अलग जो वह कभी थे। उनकी सांसें कमजोर थीं, हवा में मोमबत्ती की लौ की तरह टिमटिमा रही थीं। श्रीमती लक्ष्मी और रोहन मौजूद नहीं थे। केवल कुछ नर्सें और शांति बिस्तर के पास खड़ी थीं। आन्या ने धीरे धीरे आरव और अनिका को पास खींचा। आरव, अनिका, ये तुम्हारे दादाजी हैं। वह फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव और अनिका झिझकते हुए बिस्तर के पास गए। उनकी गोल आंखें उस स्थिर लेटे हुए दादा को देख रही थीं। जब दोनों बच्चे पास आए तो एक चमत्कार हुआ। प्रकाश जी बेहोशी में होने के बावजूद जैसे दोनों बच्चों की उपस्थिति को महसूस कर रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखें धुंधली थीं, कुछ खोजने की कोशिश कर रही थीं। जब उन्होंने आन्या को वहां खड़ा देखा और फिर उनकी नजर आरव और अनिका के मासूम चेहरों पर आकर रुक गई, तो उनके होंठ धीरे धीरे हिले। उनकी आंख के कोने से आंसू की एक बूंद लुढ़क गई, जो उनके धांसे हुए गालों पर फैल गई। प्रकाश जी ने कमजोर होकर अपना दुबला पतला हाथ उठाने की कोशिश की। आन्या ने जल्दी से उसे पकड़कर आरव के गाल पर रख दिया और फिर अनिका के छोटे से हाथ को धीरे से छुआ। एक संतुष्टि की मुस्कान, यद्यपि बहुत कमजोर, उनके चेहरे पर खिल गई। उस क्षण
आन्या के दिल में सारा दर्द, सारी नफरत जैसे गायब हो गई। केवल दुख बचा था। आन्या ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया, आंसू रोकने की कोशिश की। प्रकाश जी ने धीरे धीरे हिलने की कोशिश की, हर शब्द फुसफुसाते हुए, कमजोर लेकिन स्पष्ट। आन्या, मेरी बेटी, मैं उन सब के लिए माफी मांगता हूं जो परिवार ने तुम्हारे साथ किया। मैं तुम्हारी और बच्चों की रक्षा नहीं कर सका। उन्होंने कहा। उनकी सांसें और भी कठिन हो रही थीं। आरव, अनिका, मेरे दोनों पोते पोतियों, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आन्या का गला भर आया। प्रकाश जी की आवाज कमजोर थी, लेकिन हर शब्द उसके दिल में चाकू की तरह चुभ रहा था। उनकी माफी, उनके देर से आए पछतावे ने उसके दिल की गांठ को कुछ हद तक खोल दिया था। वह फूट फूट कर नहीं रोई, लेकिन गर्म आंसू चुपचाप उसके गालों पर बहने लगे। ये नफरत के आंसू नहीं थे, बल्कि मुक्ति के, शांत हुए दर्द के आंसू थे। वह जानती थी कि उसने बच्चों को यहां लाकर सही काम किया है, क्षमा के लिए नहीं, बल्कि कर्तव्य के लिए, आत्मा की शांति के लिए और अपने जीवन के एक दर्दनाक अध्याय को बंद करने के लिए। प्रकाश जी ने आन्या का हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ने की कोशिश की। उनकी आंखें अभी भी प्यार से दोनों पोते पोतियों को देख रही थीं। फिर उनकी सांसें धीरे धीरे कमजोर होती गईं, जब तक कि वे पूरी तरह से बंद नहीं हो गईं। उनका हाथ आन्या के हाथ से ढीला हो गया। प्रकाश जी ने अपनी आखिरी सांस ली, आन्या की गोद में, और अपने दो पोते पोतियों की मासूम आंखों के सामने शांति से चले गए। प्रकाश जी का अंतिम संस्कार उसी घर में सम्मानपूर्वक आयोजित किया गया था, जहां से आन्या सालों पहले उस ठंडी बारिश की रात में निकली थी। घर अब शोक के माहौल से ढका हुआ था, जो उसकी सामान्य चकाचौंध और विलासिता से बिल्कुल अलग था। आन्या ने वही सादे काले कपड़े पहने थे जो उसने बच्चों को अस्पताल ले जाते समय पहने थे। वह आरव और अनिका को लेकर आंगन के एक शांत कोने में चुपचाप खड़ी थी, किसी का भी ध्यान आकर्षित करने से बच रही थी। वह नहीं चाहती थी कि वह और उसके बच्चे ऐसे महत्वपूर्ण दिन पर कानाफूसी और गपशप का केंद्र बने। दोनों बच्चों ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ रखा था। उनकी मासूम आंखें चारों ओर देख रही थीं। शायद वे उस नुकसान को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे जो हो रहा था। रोहन भीड़ के बीच प्रकट हुआ। उसका रूप थका हुआ था, चेहरा दुख और रात भर जागने के कारण पीला पड़ गया था। ढीला ढाला काला सूट उसे और भी दुबला दिखा रहा था। वह आन्या के पास से गुजरा। उसकी बेजान आंखें अपने पिता के ताबूत की ओर देख रही थीं। उसने तुरंत उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं किया। आन्या ने उसे देखा। उसके मन में मिली जुली भावनाएं उमड़ी। एक बेटे के दर्द के लिए दुख, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति शांति भी जो कभी उसका सब कुछ था। जब वह कुछ कदम चला और भीड़ पर एक नजर डालने के लिए मुड़ा, तभी उसकी आंखें रुक गईं। उसने आन्या को देखा और फिर उसके बगल में खड़े दो बच्चों को देखा, आरव और अनिका। उनके चेहरे हूबहू उसकी तरह थे, खासकर आंखें और होंठ। रोहन चौंक गया, स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसने कोई अविश्वसनीय भ्रम देखा हो। वह वहीं खड़ा रह गया। आसपास की सभी ध्वनियां जैसे गायब हो गईं। केवल आन्या और दोनों बच्चों की छवि उसकी आंखों के सामने थी। रोहन धीरे धीरे आन्या के पास आया। हर कदम भारी लग रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी, आश्चर्य और अविश्वास से भरी हुई थी। आन्या, तुम और ये दोनों बच्चे। उसने दोनों बच्चों को घूरा और फिर आन्या को देखा। उसका चेहरा आश्चर्य और दर्द से भरा हुआ था। आन्या ने सीधे उसकी आंखों में देखा।
उसकी नजरें आश्चर्यजनक रूप से शांत थीं, लेकिन उनकी गहराई में एक ठंडक, एक अदृश्य दीवार थी जिसे वह छू नहीं सकता था। मैं आपके पिता को विदा करने आई हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, जैसे किसी अजनबी से बात कर रही हो। रोहन पर जैसे बिजली गिर गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आन्या वापस आएगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह यहां दिखाई देगी, और उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह दो ऐसे बच्चों को लेकर आएगी जिनके अस्तित्व के बारे में वह कभी नहीं जानता था। कितने ही सवाल, कितना ही पछतावा और अफसोस उसके दिमाग में उमड़ पड़ा, उसे अराजकता में डुबो दिया। ठीक उसी समय श्रीमती लक्ष्मी भी घर से बाहर आईं। चेहरा थका हुआ था, लेकिन अभी भी घमंड बरकरार था। वह एक रिश्तेदार से बात कर रही थीं। तभी उनकी नजर भी आन्या पर पड़ी। श्रीमती लक्ष्मी चौंक गईं। उनकी आंखों में पूर्व बहू को देखकर अत्यधिक चिढ़ थी। साथ ही आन्या के बगल में खड़े दो बच्चों को देखकर चिंता और घबराहट भी थी। उन्होंने तुरंत आरव, अनिका और रोहन के बीच आश्चर्यजनक समानता को पहचान लिया। परिवार के अन्य सदस्यों और रिश्तेदारों ने भी जल्दी से आन्या को पहचान लिया। कानाफूसी और गपशप तुरंत शुरू हो गई। जांच, जिज्ञासा और यहां तक कि जजमेंटल नजरें भी आन्या और दोनों बच्चों की ओर निर्देशित थीं। माहौल तनावपूर्ण और घुटन भरा हो गया। रोहन ने एक और कदम बढ़ाने की कोशिश की। अपना हाथ ऐसे बढ़ाया जैसे वह आरव को छूना चाहता हो, आन्या से बात करना चाहता हो। आन्या, क्या तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो? मैं जानना चाहता हूं कि तुमने क्यों। लेकिन आन्या ने एक कदम पीछे हट लिया। उसकी आंखें अभी भी शांत और ठंडी थीं। उसने उसकी बात काट दी। उसकी आवाज दृढ़ थी। अभी समय नहीं है। रोहन, उसने उसे एक सेकंड के लिए भी और नहीं देखा। उसने आरव और अनिका का हाथ कसकर पकड़ा, मुड़ी और अंतिम संस्कार से चली गई। उसका हर कदम मजबूत, दृढ़ था, जैसे वह अतीत के सभी बंधनों से बाहर निकल रही हो। रोहन वहां खड़ा आन्या और दोनों बच्चों की धीरे धीरे ओझल होती छाया को देखता रहा। एक असहनीय सच्चाई उसके पिता के अंतिम संस्कार के बीच अचानक सामने आ गई थी। प्रकाश जी के अंतिम संस्कार के बाद रोहन का जीवन जैसे पूरी तरह से उलट गया। अपने जैसे चेहरे वाले दो बच्चों की छवि, जो आन्या का हाथ कसकर पकड़े हुए थे, उसे लगातार परेशान कर रही थी। वह लगातार आन्या को फोन करता रहा, लेकिन वह फोन नहीं उठाती थी। वह उस अपार्टमेंट में गया जो प्रिया ने उसे किराए पर दिलाने में मदद की थी। घंटों लॉबी में इंतजार करता रहा। आखिरकार उसके धैर्य को देखते हुए और सब कुछ स्पष्ट करने के लिए आन्या उससे एक शांत कैफे में मिलने के लिए तैयार हो गई, जो आवासीय क्षेत्र से दूर था। यह एक देर शाम थी। कैफे खाली था। रोहन जल्दी आ गया था। दरवाजे के सामने बैठा था। उसका दिल बेचैन था। जब आन्या अंदर आई, तो वह जल्दी से खड़ा हो गया। उसकी आंखें उस पर टिकी थीं। आन्या शांत बनी रही, दृढ़ कदमों से चली। उसने साधारण लेकिन सुरुचिपूर्ण ऑफिस के कपड़े पहने थे। वह बिना कुछ कहे बैठ गई, बस उसे शुरू करने का इशारा किया। रोहन ने आन्या को देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, सवालों और गहरे पछतावे से भरी हुई थी। आन्या, तुमने पिछले 5 सालों से आरव और अनिका के अस्तित्व के बारे में मुझसे क्यों छिपाया? मुझे कुछ भी नहीं पता था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आन्या शांत बनी रही। उसकी आंखों ने नजरें नहीं चुराईं। तुम जानना चाहते हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, जैसे वह किसी और की कहानी सुना रही हो। तो फिर सुनो। उसने शांति से उस तूफानी रात का पूरा ब्यौरा सुनाया।
जिस रात उसे गर्भावस्था की हालत में ससुराल से निकाल दिया गया था। उसके हर शब्द रोहन के दिल में चाकू की तरह चुभ रहे थे। श्रीमती लक्ष्मी की कड़वाहट, उसकी अपनी उदासीनता और समय से पहले जन्मे 2 बच्चों को अकेले पालने और जन्म देने का उसका अकेलापन। उसने कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं, बस नग्न सत्य बताया। तुम कहते हो कि तुम्हें नहीं पता था। आन्या ने सीधे रोहन की आंखों में देखा। उसकी नजरें तेज थीं। क्या तुम्हें याद है कि तुमने धोखा दिया? दूसरी औरत को हमारे शादी के कमरे में लाए। तुमने अपनी मां की बात सुनना चुना। मुझे बाहर छोड़ना चुना जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम तब मौजूद नहीं थे जब आरव और अनिका का जन्म हुआ। तुम्हारा बच्चों के बारे में न जानना तुम्हारे अपने चुनाव का परिणाम है। मैंने तुमसे कुछ नहीं छिपाया। रोहन, तुमने खुद ही सब कुछ त्याग दिया था। रोहन ने सिर झुका लिया। उसके कंधे कांप रहे थे। आन्या के शब्द उसके चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे की तरह थे, जिसने उसके द्वारा बनाए गए सभी पर्दों को फाड़ दिया था। वह दर्द में था, गहरा पछतावा था। वह बहुत कमजोर था। उसने आन्या की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि वह सही कह रही थी। मैं माफी मांगता हूं, आन्या। मैं सच में माफी मांगता हूं, रोहन ने कहा। उसका गला भर आया। शब्दों को बोलना बहुत मुश्किल था। उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। कृपया मुझे एक मौका दो। मैं अपने बच्चों को वापस पाना चाहता हूं। मैं भरपाई करना चाहता हूं। आरव और अनिका की देखभाल करना चाहता हूं। मैं वह सब कुछ करूंगा जिससे बच्चों को सबसे अच्छा जीवन मिले। आन्या ने उसे देखा। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। कितने साल वह दर्द में, अकेलेपन में, जीवन यापन के बोझ में जीती रही। अगर ये शब्द पहले आते तो शायद उनका कोई मतलब होता, लेकिन अब माफी वह नहीं है जिसकी मुझे जरूरत है। रोहन, मुझे बस शांति चाहिए, आन्या ने कहा। उसकी आवाज अभी भी शांत लेकिन दृढ़ थी। मैं तुम्हें बच्चों से मिलने से नहीं रोकूंगी। बच्चों को अपने पिता के बारे में जानने का अधिकार है, लेकिन तुम्हें खुद को पिता कहने का अधिकार नहीं है, जब तक कि मेरी और सबसे महत्वपूर्ण, बच्चों की सहमति न हो। उसने सीधे उसकी ओर देखा। उसकी आंखें दृढ़ थीं। आरव और अनिका के लिए तुम मां के एक दोस्त होगे। तुम उनसे मिलने आ सकते हो, उन्हें बाहर ले जा सकते हो, उनके लिए चीजें खरीद सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने कामों से उनका प्यार जीतना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें फिर कभी चोट मत पहुंचाना। रोहन ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि आन्या की शर्त बहुत मुश्किल थी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसने बहुत कुछ खो दिया था। उसने अपने बच्चों के जीवन के 5 साल खो दिए थे। उसे शून्य से शुरू करना होगा, मां के एक दोस्त की स्थिति से। मैं स्वीकार करता हूं। मैं वह सब कुछ करूंगा जो तुम कहोगी। मैं तुम्हें साबित करूंगा कि मैं तुम्हें और बच्चों को फिर कभी निराश नहीं करूंगा, रोहन ने कहा। उसकी आवाज पछतावे और दृढ़ संकल्प से भरी थी। आन्या खड़ी हो गई। बातचीत खत्म हो गई थी। वह 1 मिनट भी और नहीं रुकी। आन्या कैफे से बाहर निकल गई। रोहन को गहरे पछतावे और भीतरी उथल पुथल के साथ वहीं बैठा छोड़ गई। उसके लिए यह एक कदम आगे था, एक मुक्ति थी। एक नया दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। हालांकि वह जानती थी कि आगे का रास्ता अभी भी कांटों भरा है। कैफे में तनावपूर्ण लेकिन सीधी बातचीत के बाद रोहन ने आन्या की शर्तों के अनुसार आरव और अनिका के साथ मुलाकातें शुरू कर दीं। वह जानता था कि यह उसके लिए अपने बच्चों की भरपाई करने, उस प्यार का एक हिस्सा वापस जीतने का एकमात्र मौका था
जो उसने खो दिया था। हर दोपहर स्कूल के बाद, जब अन्या अभी भी अस्पताल में होती थी, रोहन आरव और अनिका के स्कूल जाता था। वह एक कोने में इंतजार करता था, ध्यान आकर्षित न करने की कोशिश करता था जब तक कि दोनों बच्चे बाहर नहीं आ जाते। शुरू में आरव और अनिका रोहन चाचा को देखकर काफी अजनबी और सतर्क थे। वे उसे चाचा कहते थे। उनकी आवाज में अभी भी झिझक थी। रोहन ने जल्दबाजी नहीं की। उसने धैर्यपूर्वक उनसे जान पहचान बनाई। वह उन्हें पार्क ले गया, उन्हें ठंडी आइसक्रीम खिलाई, उन्हें मजेदार कहानियां सुनाई जो उसने खुद गढ़ी थीं। उसने किताबें, खिलौने खरीदे, उन्हें किताबों की दुकान, रेस्तरां, जहां भी बच्चे जाना चाहते थे, ले गया। रोहन ने पिता के रूप में खुद को पेश किए बिना अपने बच्चों के साथ संबंध बनाने की पूरी कोशिश की। ठीक जैसा अन्या ने कहा था। आज चाचा कौन सी कहानी सुनाएंगे? आरव ने पूछा। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। रोहन चाचा, मुझे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खानी है। अनिका ने खुशी से चिल्लाते हुए उसका हाथ खींचा। धीरे धीरे रोहन के धैर्य, सच्चे प्यार और हौंसी से भरी मुलाकातों ने आरव और अनिका को और अधिक खुला बना दिया। वे अब झिझकते या अजनबी महसूस नहीं करते थे। इसके बजाय हर बार जब रोहन चाचा उन्हें लेने आते थे, तो उत्साह और प्रत्याशा होती थी। जब भी वे उसके साथ खेलते थे, तो बच्चों की खिलखिलाहट रोहन के लिए सबसे खूबसूरत आवाज थी। उसे एहसास हुआ कि उसने पिछले 5 सालों में बहुत कुछ खो दिया था और अब उसे भरपाई के लिए दोगुना प्रयास करना होगा। मुलाकातें जारी रहीं। आरव और अनिका के जीवन का एक परिचित हिस्सा बन गईं। और फिर बच्चों की जिज्ञासा जागने लगी। एक शाम, जब आन्या आरव को पढ़ाई में मदद कर रही थी, तो लड़के ने अचानक अपना सिर उठाया और पूछा, माँ, रोहन चाचा मेरे और अनिका जैसे क्यों दिखते हैं? आंखें और होंठ भी एक जैसे हैं। अनिका, जो पास में रंग भर रही थी, ने भी ऊपर देखा। उसकी बड़ी गोल आंखें मां को देख रही थीं। हाँ मां, क्या वह हमारे रिश्तेदार हैं? बच्चों के सवालों ने अन्या को रोक दिया। उसने अनुमान लगाया था कि यह दिन आएगा, लेकिन वह फिर भी घबरा गई। उसने एक गहरी सांस ली, शांत रहने की कोशिश की। रोहन चाचा, वह मां के एक दोस्त हैं। वह तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं और उनका भी खून तुम्हारी नसों में बहता है। आन्या ने चतुराई से समझाया, जो बच्चों की उम्र के लिए उपयुक्त था, लेकिन फिर भी सच्चाई को बनाए रखता था। वह चाहती थी कि बच्चे समझें, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उन्हें वयस्कों की जटिलताओं का बहुत जल्दी सामना करना पड़े। वह चाहती थी कि आरव और अनिका रोहन के प्यार को खुद महसूस करें, इससे पहले कि वे जानें कि वह उनका असली पिता है। आन्या अक्सर दूर से रोहन को देखती थी जब वह बच्चों के साथ खेलता था। उसने देखा कि वह वास्तव में बदल गया था। 5 साल पहले के रोहन की तुलना में बहुत अधिक परिपक्व हो गया था। उसमें अब बचकानापन, लापरवाही नहीं थी। इसके बजाय धैर्य, कोमलता और आरव और अनिका के लिए एक सच्चा प्यार था। उसे उसकी भरपाई करने की इच्छा में ईमानदारी महसूस हुई। उसका दिल अभी भी जो कुछ भी हुआ था उसे पूरी तरह से माफ नहीं कर सका था। दिल के घाव अभी भी वहां थे, लेकिन उसके दिल का भारीपन बहुत कम हो गया था। धीरे धीरे आन्या ने महसूस किया कि वह अपने बच्चों के जीवन में रोहन की उपस्थिति के प्रति अधिक खुली हो रही है। वह जानती थी कि वह आरव और अनिका का पिता है और बच्चों के साथ संबंध बनाने की उसकी कोशिश एक अच्छी बात थी। शायद यही वह तरीका था जिससे वह और उसके बच्चे एक नया अध्याय शुरू कर सकते थे। भले ही यह एक पूरा परिवार न हो, लेकिन कम से कम
यह एक स्वस्थ रिश्ता था। हालांकि अतीत की एक काली छाया अभी भी उसके मन में घूम रही थी। श्रीमती लक्ष्मी। प्रकाश जी के निधन के बाद श्रीमती लक्ष्मी आन्या की नजरों से लगभग गायब हो गई थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार उसे खोजने वाली खुद श्रीमती लक्ष्मी होंगी। एक सुबह जब आन्या अस्पताल में मेडिकल रिकॉर्ड की जांच कर रही थी, तो नर्स ने बताया कि कोई उससे मिलना चाहता है। वह श्रीमती लक्ष्मी थीं। आन्या थोड़ी हैरान हुई लेकिन शांत बनी रही और उन्हें अपने निजी कार्यालय में ले गई। श्रीमती लक्ष्मी उसके सामने बैठी थीं। उनका चेहरा अब पहले की तरह घमंडी और ठंडा नहीं था। इसके बजाय एक थकी हुई, दुखी महिला का चेहरा था जिसने अभी अभी अपने जीवन साथी को खो दिया था और शायद बुढ़ापे का अकेलापन भी था। आन्या, तुम कैसी हो? श्रीमती लक्ष्मी ने पूछा। उनकी आवाज रूखी थी। उनकी आंखों में थोड़ी शर्मिंदगी थी। आन्या ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूं। आप मुझसे किसी काम से मिलने आई हैं। उसने एक विनम्र लेकिन दूर का रवैया बनाए रखा। श्रीमती लक्ष्मी ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखें दूर तक देख रही थीं। फिर उन्होंने आन्या को देखा। उनका चेहरा पछतावे से भरा हुआ था। आन्या, मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे और बच्चों के साथ किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। उस दिन मैं बहुत नासमझ, बहुत बचकानी थी। श्रीमती लक्ष्मी ने कांपती आवाज में कहा। मैं गलत थी। आन्या, उनके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सब कुछ कितना खाली है। मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है। एक अच्छी बहू जैसे तुम्हें और दो प्यारे पोते पोतियों को खो दिया है, जिनके अस्तित्व के बारे में मुझे पता भी नहीं था। आन्या चुपचाप सुनती रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात श्रीमती लक्ष्मी के कठोर शब्द, क्रूर कार्य अभी भी उसके दिमाग में अंकित थे। वह दर्द, वह अपमान आसानी से भुलाया नहीं जा सकता था। क्षमा एक लंबी यात्रा थी और वह अभी भी उस रास्ते पर चल रही थी। श्रीमती लक्ष्मी ने दुख भरी आवाज में कहना जारी रखा। मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो। मैं इसी लायक हूं। लेकिन अब मैं सिर्फ बच्चों को देखना चाहती हूं। मैं उनकी कुछ हद तक भरपाई करना चाहती हूं। रोहन, उसने मुझे बताया कि वह बच्चों से मिला है। वह भी बहुत अकेला रहता है। आन्या, जब से तुम गई हो, वह बस अपने काम में डूबा रहता है। दोस्त भी उसे शायद ही कभी खुश देखते हैं। आन्या ने श्रीमती लक्ष्मी को देखा। उसने दोष नहीं दिया, गुस्सा नहीं किया, बस शांति से सच्चाई बताई। श्रीमती लक्ष्मी, क्या आप जानती हैं, जब मुझे घर से निकाला गया तो मुझे अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ा। बच्चों को पालने के लिए पैसे कमाने से लेकर मां और पिता दोनों बनने तक। जब वे बीमार होते थे, तेज बुखार में होते थे, तो मैं कितनी घबरा जाती थी। क्या आप समझती हैं? वह एक पल के लिए रुकी, सीधे श्रीमती लक्ष्मी की पछतावे से भरी आंखों में देखा। मैं आपको या रोहन को दोष नहीं देती। हर किसी के अपने विकल्प होते हैं। मैं बस चाहती हूं कि आप समझें कि मेरी यात्रा आसान नहीं थी और मेरी, आरव और अनिका की कीमत किसी के द्वारा स्वीकार किए जाने या माफ किए जाने पर निर्भर नहीं करती है। आन्या के शब्दों में कोई कड़वाहट नहीं थी, लेकिन उन्होंने श्रीमती लक्ष्मी को दुखी और पछतावे से भर दिया। उन्होंने अपना सिर झुका लिया। आंसू उनके झुर्रीदार गालों पर बहने लगे। वह समझ गई कि आन्या को क्या क्या सहना पड़ा है। वह समझ गई कि उसकी गलती बहुत बड़ी थी। आन्या ने एक गहरी सांस ली। मैं आपको बच्चों से मिलने से नहीं रोकूंगी। वे आपके पोते पोती हैं और उन्हें अपने दादा दादी के बारे में जानने का अधिकार है। हालांकि हर चीज में समय लगता है। आरव और अनिका अभी भी छोटे हैं। उन्हें मानसिक रूप से तैयार करने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण, बच्चों की सहमति मेरी पहली प्राथमिकता है। वह खड़ी हो गई।
बातचीत खत्म करने का इशारा किया। मैं बस शांति से रहना चाहती हूँ, अपने और अपने बच्चों के लिए अच्छा जीवन जीना चाहती हूँ। मुझे किसी की भरपाई या एहसान की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि मैं अपने बच्चों को एक पूरा जीवन दे सकती हूँ। श्रीमती लक्ष्मी ने आन्या को कमरे से बाहर जाते हुए देखा। उनका दिल भारी था। वह जानती थी कि आन्या और बच्चों की स्वीकृति प्राप्त करना एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा होगी, लेकिन कम से कम आज उसे माफी मांगने का मौका मिला और उसने अपनी पूर्व बहू की ताकत और साहस को देखा। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। 5 साल बीत चुके थे जब से आन्या अपने 2 बच्चों को लेकर शहर लौटी थी। समय एक प्रभावी मरहम था और एक महिला की दृढ़ता का प्रमाण भी। आन्या, आरव और अनिका का जीवन अब पूरी तरह से स्थिर था। आन्या न केवल एक कुशल डॉक्टर थी जिसका सहकर्मी सम्मान करते थे और मरीज उस पर भरोसा करते थे, बल्कि वह एक अद्भुत मां भी थी। उसने एक छोटा, प्यारा और आरामदायक घर खरीद लिया था, जहां तीनों मां बच्चे आराम से रह सकते थे और खुशियां बांट सकते थे। आरव और अनिका, जो अब 10 साल के थे, स्वस्थ, बुद्धिमान और स्नेही बड़े हुए। वे उसका सबसे बड़ा गौरव थे। रोहन अभी भी नियमित रूप से तीनों के जीवन में आता जाता था। उसने अभी भी मां के सबसे अच्छे दोस्त चाचा की भूमिका निभाई, ठीक जैसा आन्या ने तय किया था। हर सप्ताहांत वह बच्चों को घुमाने ले जाता, उन्हें विज्ञान प्रदर्शनियों, फुटबॉल मैचों में ले जाता या बस पार्क में उनके साथ बैठकर किताबें पढ़ता और बातें करता। वह बहुत बदल गया था। वह अब पहले का बचकाना, लापरवाह रोहन नहीं था, बल्कि एक परिपक्व, शांत और जिम्मेदार आदमी था। वह हमेशा तब प्रकट होता था जब आन्या को मदद की जरूरत होती थी। टूटे हुए बल्ब को बदलने जैसे छोटे कामों से लेकर जब वह ड्यूटी पर व्यस्त होती थी तो बच्चों को लाने ले जाने जैसे बड़े कामों तक, वह सब कुछ बिना किसी मांग के, बिना किसी वादे के करता था, केवल अपने कार्यों और सच्ची परवाह से। आरव और अनिका हालांकि अभी भी उसे चाचा कहते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक विशेष निकटता, एक अनकहा पारिवारिक स्नेह था। एक खूबसूरत धूप वाली दोपहर में रोहन आरव और अनिका को पार्क में घुमाने ले गया। बच्चों की खिलखिलाहट चारों ओर गूंज रही थी। रोहन एक बेंच पर बैठकर दोनों बच्चों को खेलते हुए देखने लगा। आरव अचानक उसके पास दौड़कर आया। उसका मासूम चेहरा ऊपर उठा और उसने साफ आवाज में पूछा, रोहन चाचा, आप और मां कब शादी करेंगे? मैं चाहता हूं कि आप मां और मेरे साथ घर पर रहें। आरव के अप्रत्याशित सवाल ने रोहन को भ्रमित कर दिया। वह शर्म से लाल हो गया और समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। वह बस मुस्कुराया, आरव के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तुम बड़े हो गए हो, बड़ों की बातें पूछ रहे हो। लेकिन उसके दिल में उस सवाल ने एक छिपी हुई उम्मीद जगा दी थी। आन्या दूर से अपने बच्चों और रोहन को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने आरव का सवाल सुन लिया था। उसका दिल बेचैन हुए बिना नहीं रह सका। उसने रोहन को देखा, उसकी प्यारी सी घबराहट को देखा और एक गर्मजोशी की किरण महसूस की। आन्या का जीवन सिर्फ उसके छोटे से परिवार तक ही सीमित नहीं था। वह सामाजिक गतिविधियों में, विशेष रूप से तलाक के बाद महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। एक दिन एक बड़े चिकित्सा सेमिनार में आन्या को अपनी कहानी साझा करने के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया। वह वहां आत्मविश्वास और साहस के साथ खड़ी थी। उसने अपनी तूफानी यात्रा के बारे में बताया, एक युवा लड़की से जिसे अकेले जीवन का सामना करना पड़ा और अपने बच्चों को पालना पड़ा, जब तक कि उसने खुद को फिर से नहीं पा लिया।
और एक स्थिर जीवन नहीं बना लिया। उसकी कहानी अब दर्द की नहीं थी, बल्कि ताकत की। एक माँ के असीम प्यार की और एक महिला की आत्मनिर्भरता की क्षमता की एक सीख थी। उसने शिकायत नहीं की, बस उन अनुभवों, उन सीखों को साझा किया जिन्होंने उसे सब कुछ पार करने में मदद की। खुशी किसी खोई हुई संपूर्ण चीज को फिर से पाने में नहीं है, बल्कि वर्तमान की सच्चाई को स्वीकार करने और अपनी आंतरिक शक्ति से शांति पाने में है, आन्या ने कहा। उसकी आवाज सभागार में गूंज रही थी। सैकड़ों महिलाओं की आंखें उसे देख रही थीं और तालियों की गड़गड़ाहट एक बड़ी सहानुभूति, एक महान प्रेरणा के रूप में गूंज उठी। उस दोपहर आन्या अपने बच्चों और रोहन के साथ पार्क में एक पुराने पेड़ के नीचे बैठी, लाल सूर्यास्त को देख रही थी। दिन की आखिरी किरणें आरव और अनिका के खिले हुए चेहरों पर पड़ रही थीं। रोहन ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर अनिका के मुलायम बालों को सहलाया। आन्या ने उस दृश्य को देखा। पुनर्मिलन का कोई वादा नहीं था, स्थिति या अतीत के दबावों का कोई बंधन नहीं था। केवल आन्या के दिल में शांति और सुकून था। वह जानती थी कि खुशी एक परिकथा की तरह सुखद अंत खोजने में नहीं है, बल्कि वर्तमान की सच्चाई को स्वीकार करने में है। एक मजबूत माँ, दो बुद्धिमान बच्चे और एक आदमी जिसने कभी गलती की थी लेकिन भरपाई करने का प्रयास कर रहा था, एक साथ अनमोल क्षणों का निर्माण कर रहे थे। उसका जीवन एक उपचार यात्रा थी। हर घाव धीरे धीरे भर गया था, अतीत की याद दिलाने वाले निशान छोड़ गया था, लेकिन अब दर्द नहीं था। वर्तमान में उसने अपने बच्चों के प्यार और समझ, सम्मान और दोनों पक्षों के प्रयासों पर बने रिश्तों में पूर्णता पाई थी। भविष्य अभी भी खुला था, स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं था। क्या आन्या और रोहन फिर से एक साथ होंगे? क्या आरव और अनिका उसे एक दिन पिता कहेंगे? वह नहीं जानती थी, लेकिन उसे विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो, वह भविष्य उम्मीद से भरा होगा, क्योंकि उसके पास हर चीज का सामना करने के लिए पर्याप्त ताकत और शांति थी।